नमस्कार साथियों, प्रेम की बात में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, आज बिहार में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिया। साथ ही साथ जो पहले से भाजपा कोटे के दो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा वो पहले से तय थे, और यही जो मुख्य टॉप 3 पोजीशन के लोग इन्होंने अपनी अपनी पोजीशन के लिए फिक्स किया है। इसमें कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जहां मंत्रिमंडल की बात करें उसमें आज जेडीयू कोटे से 9, भाजपा से 14, जीतन राम मांझी की पार्टी जिससे कि एक ही बना था, उसमें जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने मंत्री पद की शपथ ली। चिराग पासवान की पार्टी से 2, और सबसे चौंकाने वाले नाम जो सामने आए वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से, जहां अनुमान लगाया जा रहा था कि उनकी पत्नी जो चुनाव जीतकर आई हैं संभवतः वो मंत्री बनेंगी, लेकिन चौंकाने वाले नाम जो आए वो उनके बेटे दीपक प्रकाश का नाम सामने आया, जो न कि चुनाव लड़े हैं। और जब कोई व्यक्ति किसी भी सभा का सदस्य नहीं होता है तो एमएलसी का एक रास्ता है जिसके माध्यम से वो चुनकर आने से तभी वो मंत्री बने रह सकते हैं। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 6 महीने में जो भी एमएलसी के चुनाव या जो पद खाली होंगे उसमें वो एमएलसी कोटे से आएंगे और कार्यभार अपना कंटिन्यू करेंगे। तो पहले उन नामों की चर्चा भी होनी आवश्यक है, और क्या इसके मायने हैं, क्या राजनीतिक समीकरण, जातीय समीकरण की जो चर्चा बिहार के चुनाव में हो रही थी, क्या इस चुनाव के माध्यम से जातीय समीकरण को साधने की कोशिश हुई? क्या ये मंत्रिमंडल में देखने को मिला, जहां एक और जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार सीएम है, विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, मोहम्मद जमा खान और सुनील कुमार। मतलब अगर आप देखेंगे जो नीतीश कुमार का पिछला मंत्रिमंडल था लगभग वही मंत्रिमंडल रिपीट हुआ। भाजपा की ओर से भी यही उम्मीद लगाई जा रही थी कि कुछ नए नाम आएंगे, लेकिन आज भाजपा कोटे से जो 14 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली उसमें सबसे पहले तो आप नाम जान लीजिए। सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, नितिन नवीन, राम कृपाल यादव, श्रेयसी सिंह, संजय टाइगर, रमा निषाद, नारायण शाह, सुरेंद्र मेहता, लखिंद्र पासवान, अरुण शंकर प्रसाद और प्रमोद चंद्रवंशी हैं। मतलब पिछले सरकार में कई सारे दिग्गज जो मंत्री थे उनके नामों को काटा गया। और अगर कोटे की बात की जाए तो पहले से एक्सपेक्ट था कि जेडीयू के कोटे से 14 मंत्री बनेंगे, भाजपा के कोटे से 15 और बाकी लोगों के एलजेपीआर के 3 हो रहे थे, लेकिन उनको 2 दिया गया, तो वो भाजपा की ओर जाएगा, तो मोटा मोटी 15 से 17। हालांकि टोटल अभी 24 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है। विभागों का बंटवारा होना बाकी है। मुझे लगता है ये एक दो दिनों में इसका भी बंटवारा हो जाएगा, क्योंकि सरकार जिस प्रकार से अपने संकल्प पत्र में वादे की हुई है उस पर डे 1 से काम करना पड़ेगा। और कुछ चीजें महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है जिस पर आपका ध्यान जाना भी आवश्यक है। हम लोगों ने जो महसूस किया कि भाजपा 2030 महत्वपूर्ण क्यों है। अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और संभवतः ये इनका लास्ट कार्यकाल भी होने जा रहा है। लेकिन बात करें भाजपा में 2 चीजों की। एक कहा जाता है कि बिहार में भाजपा के पास वैसा कोई नेता नहीं है जो नेतृत्व कर सकता है। वहां पर सम्राट चौधरी उभरे हैं, विजय सिन्हा हैं, इनको लीडरशिप आगे बढ़ाने
का रास्ता भाजपा ने तैयार किया है और लग रहा है कि इन्हीं को आगे भी प्रमोट करेगी। अब सवाल उठता है कि जब 2030 के चुनाव में आप जाएंगे, तब जो वादे आपने किए उस वादे का इम्प्लीमेंटेशन आप किस प्रकार से करते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। जो इंडस्ट्री लगाने की बात हो रही है, जिसमें 1 लाख करोड़ का निवेश होना है, ये किस प्रकार से बिहार में बदलाव लाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, इंडस्ट्री मिनिस्टर किसे बनाया जाएगा, इस पर भी निगाहें रहेगी, क्योंकि पूर्व में जितने भी लोग उद्योग विभाग को संभाले हैं, चाहे वो शहनवाज हुसैन हो या अन्य सभी, आपने देखा कि उनका कैरियर फिर पटरी से नीचे उतर जाता है। तो भाजपा के ये जो 14 मंत्री जो मंत्री पद का शपथ लिए हैं, इसमें से अगर आप देखा जाए, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, नितिन नवीन, रामकृपाल, ये 4-5 नामों को अगर आप छोड़ दें तो बाकी ऐसे कोई भी नाम नजर नहीं आ रहे जो इस मिनिस्ट्री को संभाल सके। बहुत सारे नए चेहरों को शामिल किया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन किसे किस भूमिका में सरकार में निर्वहन करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ जो कयास लगाए जा रहे थे होम मिनिस्ट्री को लेकर, क्या वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही रहेगा या फिर उसको भाजपा अपने पाले में कर सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार का एक पॉलिटिक्स जो शुरू से रहा, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर जो उनकी विश्वसनीयता रही है, वही ब्यूरोक्रेट्स लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ प्रबंधन में रहे हैं, आज भी हैं। और देखना ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या भाजपा अपने हिस्से में होम मिनिस्ट्री को लेकर, क्योंकि ये एक किसी भी प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण विभाग हो जाता है, चाहे जितने भी लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के बाकी चीज़ों को कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा साधन। क्या भाजपा को ये विभाग मिलेगा, इस पर मेरी नज़र रहेगी। और इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन बनते, ये दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एनडीए के 5 घटक दल ने मिलकर चुनाव लड़ा, उम्मीद की जा रही है कि सरकार भी उसी के हिसाब से चलेगी। लेकिन एक चीज़ जो महत्वपूर्ण हो जाती है, पता नहीं आप लोगों का ध्यान उस पर गया नहीं गया, जिस क्षेत्र से भाजपा ने लैंडस्लाइड विक्ट्री की है, वहां से अगर प्रतिनिधित्व की बात की जाए तो जिन लोगों ने विजय हासिल की है अपने क्षेत्रों में, उनका प्रतिनिधित्व इस मंत्रिमंडल में दिख नहीं रहा है। अब मान लीजिए कि 2-3 मंत्री और अगर 17 तक भी जाते हैं, जेडीयू में तो वैकेंसी है, लेकिन भाजपा के मुश्किल से 2 या 3 नाम और निकलते हैं। अगर 17 बनते हैं तो क्या एक मंत्री मंडल में शामिल करने के लिए एक प्रतिनिधित्व को लाया जाएगा? अगर आप बात करें पूर्वी चंपारण में, वहां 12 में से 11 सीट भाजपा जीतती है, लेकिन एक भी मंत्री नहीं। वैसे ही मिथिलांचल से बड़े बड़े नाम जो पिछले सरकार में मंत्री थे, चाहे जीवेश मिश्रा हो, नीतीश मिश्रा हो, कई सारे नाम, वहां का भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। और वैशाली, मुजफ्फरपुर, तिरहुत, हाजीपुर, इधर बाकी बचे हुए विभागों को पूरा का पूरा शाहाबाद, भोजपुर क्षेत्र में डिवाइडेशन कर दिया। क्या इसका कोई प्रमुख वजह है? ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि पिछले बार इन इलाकों में जहां एनडीए को मात्र 2 सीटें मिली थी, वहां इस बार अच्छी खासी संख्या में विधायक चुनकर आए हैं, जीत कर आए हैं। और निश्चित तौर पर जब पार्टी वैसे क्षेत्रों में अच्छा करती है जहां पर पिछला परफॉर्मेंस उनका खराब रहता है, जो लोग जमीनी स्तर पर मेहनत कर करके आगे बढ़ते हैं, उनका प्रतिनिधित्व अगर मिलता है
तो ये अच्छी बात है, लेकिन जातीय समीकरण को साथ देने के लिए या जिन क्षेत्र में आपने प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया, उनको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा? क्या जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है आने वाले दिनों में, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, तो क्या परफॉर्मेंस के आधार पर नाम चेंज होने की संभावना है? क्योंकि कई जगहों पे भाजपा ये इम्प्लीमेंट करती रही है, इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर चुनाव हारने के बाद 4 दिनों के बाद मीडिया के सामने आए थे। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, उन्होंने मौन व्रत धारण किया। कल उनका मौन व्रत समाप्त होगा और ये बात तो निश्चित तौर पे उन्होंने अच्छी कही कि वो पॉलिटिक्स छोड़ नहीं रहे। हालांकि नेताओं का बारे में कहा जाता है कि वो जो कहते हैं आप उनकी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करते, खास करके जो सरकार में नहीं होते। तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो पॉलिटिकल नैरेटिव से लेकर कैसे चुनाव लड़ा जाता है इसके बारे में उनको अच्छी खासी जानकारी है। और ठीक है, वो विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं बाहर सवाल पूछूंगा, सरकार ने जो वादे किए हैं वो निभा रही है नहीं निभा रही है, इन सब चीज़ों को देखना इस बार दिलचस्प होगा। सरकार चलाने, देखने, करने में तो कहीं कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ये बात भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने अपने संकल्प पत्र में घोषणा किए है, जिस प्रकार से 125 यूनिट बिजली की बात हो जाए, मानदेय बढ़ाने की बात की जाए, रोजगार और स्वरोजगार की बात की जाए, 1 करोड़ नौकरी की, तो उसके लिए फंड कैसे लाती, क्या डेवलपमेंट करती है, इस पर नजर रखना आवश्यक है। क्योंकि आपने जो वादे किए वो फुलफिल करने के लिए आपको फंड की आवश्यकता होती है और कैसे आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं, किस प्रकार से आप काम करते हैं, यह भी देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। और निश्चित तौर पे सरकार इसके लिए क्या कुछ करेगी ये देखना दिलचस्प हो जाता है। बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव चुनाव हारने के बाद से अभी तक उस प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया और जिस प्रकार से घरेलू चीज़ें निकल करके सामने आई वो तो जग जाहिर है, लेकिन जब वो अपने विधायक दल के नेता चुने गए हैं अपनी पार्टी के द्वारा, उन्हें भी न्योता मिला था आज शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने, लेकिन वो नहीं आए। अब सवाल उठता है कि क्या तेजस्वी यादव इसी प्रकार से घरों में रहेंगे या फिर जब संसद सत्र होगा तभी वो विधानसभा में आएंगे या अपनी बातों को रखेंगे? क्या उन्हें इस चीज से निकलकर बाहर आकर स्टेटमेंट देने की आवश्यकता नहीं थी? क्या जो मुद्दे चुनाव में उठ रहे थे उसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं थी? मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। उड़ीसा का नवीन पटनायक जब लास्ट चुनाव लड़ रहे थे तो वो 2 सीटों से चुनाव लड़े, उसमें से एक सीट पर चुनाव हार गए और एक सीट पर चुनाव जीते। उनको निमंत्रण मिला, वो निमंत्रण में शामिल हुए, भाजपा नेताओं से बात की, हाथ मिलाए, सरकार चलाने के लिए बेस्ट विशेष दी और संसद परिषद के अंदर जिस नेता ने नवीन पटनायक को हराया था उसके पास जाकर उससे मिलते हैं और कहते हैं कि आप चूंकि इस क्षेत्र से आपको प्रतिनिधित्व मिला है तो आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती। तो ये भी एक मिसाल, इससे तेजस्वी यादव को सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि देश में इस प्रकार के भी नेता हैं, इस प्रकार के भी पॉलिटिशियन हैं जो पॉलिटिक्स करते हैं। बहरहाल अभी सरकार शपथ ग्रहण खत्म हो गया,
देखना होगा कि 2-4 दिनों के अंदर विभागों का बंटवारा हो जाए। सरकार किस प्रकार से इस बार एक्शन प्लान में काम करती है, विपक्ष किस प्रकार की भूमिका में, ठीक है सीट तो नहीं आई, लेकिन विपक्ष अपनी बातों को किस प्रकार से प्रमुखता से रख पाएगा, यह भी दिलचस्प हो जाता है। तो नज़रें बनी हुई है, देखते हैं क्या कुछ निकल करके सामने आता है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।